हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हिस्ट्री मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव आंसर की बताने वाला हूँ। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में मैं आपको मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर आप सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपको इस बोर्ड एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो आपको किसी भी हाल में क्लास को स्किप नहीं करना है, आपको क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। जी हाँ, क्योंकि इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करने जा रहे हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए यहाँ पे हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जैसा कि हम लोग जो सेक्शन ए यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। तो आज की इस क्लास में हम लोग यानी सेक्शन बी को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, जिसमें मैं आपको यहाँ पे 10 जो है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको भी कवर कराऊंगा। तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा गया है, सिंधु सभ्यता में अन्ना गारू का क्या महत्व था। जी हाँ, क्या इंपॉर्टेंस था किसका, अन्ना गारू का, किसमें, सिंधु सभ्यता में। यहाँ पे आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर में क्या लिखने हैं, सिंधु सभ्यता के अन्ना गारू का विशेष महत्व। जी बहुत ही ज्यादा महत्व था किसका, अन्ना गारू का, किसमें, सिंधु सभ्यता में। अतिरिक्त उत्पादन का संचय किया जाता था। जी हाँ, अन्ना गार होते थे उसमें अतिरिक्त उत्पादन, जी हाँ, जो एक्स्ट्रा उत्पादन होता था उसको यहाँ पे क्या किया जाता था, संचय किया जाता था, जमा किया जाता था। अनाज सुरक्षित रखे जाते थे। जी हाँ, और इसमें जितने भी अनाज होते थे उसको सुरक्षित रखे जाते थे। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा था। जी हाँ, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा जो अन्नागार था वो किसमें था, यानी मोहनजोदड़ो का था। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कहाँ का अन्नागार सबसे बड़ा था। तो आपको यहाँ पे मोहनजोदड़ो पे टिक लगाने हैं। यह व्यापार वाणिज्य का केंद्र भी था। जी हाँ, और जो अन्नागार होते थे वो व्यापार का यानी ट्रेड का, और जो वाणिज्य है उसका क्या होता था, ये सेंटर भी होता था। जी हाँ, संभवतः अकाल एवं भूखमरी के समय अन्नागार में संचित अनाज का उपयोग किया जाता रहा होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है, यहाँ पे संभवतः यानी अनुमान से बोला जा रहा है कि जब भी अकाल या भूखमरी होती होगी जो अन्नागार में जो अनाज संचय होते थे, सुरक्षित होते थे, उसका उपयोग किया जाता रहा होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल यानी कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे संभवतः लगा दिया गया है। वर्तमान गोडाउन के समान मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार था। जी हाँ, यानी वर्तमान समय में जो गोडाउन होते हैं सामान रखने के लिए, उसी प्रकार मोहनजोदड़ो में भी क्या था, विशाल अन्नागार था, जो विदेशी व्यापार का साधन भी था। जी हाँ, जो क्या था, विदेशी व्यापार का क्या था, बहुत ही अच्छा साधन भी था। जी हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लिया। तो इसी तरह मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ले चलता हूँ और आप लोग इसी तरह साथ साथ में क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए आप लोग, और जो पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग को नोट जरूर कर लेना है, आपको ध्यान से सुनना है। हड़प्पा लिपि के विषय में आप क्या जानते हैं। जी हाँ, जो हड़प्पा लिपि है उसके विषय में क्या जानते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेते हैं। क्या बोला गया है, हड़प्पाई स्थलों के उत्खनन में बड़ी संख्या में लिपिबद्ध मोहरें मिली है। जी हाँ, जो ऐसी हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई उसके उत्खनन में बहुत ही बड़ी संख्या में क्या मिली है, लिपिबद्ध मोहरें मिली है। मोहरों पर छोटे छोटे अभिलेख खुदे हुए हैं। जी हाँ, और जितने भी मोहरें मिली है उस पर क्या मिले हैं, छोटे छोटे अभिलेख खुदे हुए मिले हैं। मुहरें जारी करने वाले व्यक्ति के ये नाम और पद की ओर इंगित करता है। जी हाँ, और जो भी अभिलेख जो उस पर खुदे हुए मोहरों पर यानी लिपियों पर वो किसको इंगित करता है, जिसने मोहरें जारी किया, मोहरें जारी किया, और वो कौन से पोस्ट पर कौन से पद पर है उस चीज को क्या करता है, इंगित करता है। लिपि का वास्तविक स्वरूप आज भी स्पष्ट नहीं है। जी हाँ, जो लिपि का वास्तविक स्वरूप है वो आज भी स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि किसी ने उसको अच्छी तरीके से अभी तक समझ नहीं पाया है कि उस पर क्या लिखा हुआ है। कुछ विज्ञानों ने इससे पढ़ने का प्रयास किया। जी हाँ, बहुत से विज्ञानों ने इसके पढ़ने का प्रयास भी किया। कुछ इसे संस्कृत अथवा द्रविड़ भाषा पर आधारित मानते हैं। जी हाँ, तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसको क्या माना है कि ये संस्कृत और द्रविड़ भाषा पर आधारित है। ब्रह्मी लिपि से भी इसकी तुलना की जाती है। जी हाँ, और कुछ का मानना है कि ये ब्रह्मी लिपि से क्या है, आधारित है। परंतु इस संबंध में अंतिम निर्णय आना बाकी है, लेकिन अभी तक अंतिम निर्णय नहीं आया है कि ये कौन सी भाषा पर आधारित है। अक्षरों को चित्रों अथवा चिन्हों में दर्शाया गया। जी हाँ, जितने भी अक्षर है उसको चित्रों या चिन्हों में दर्शाया गया है। अनुमानतः अक्षरों की संख्या 400 थी। जी हाँ, और जो हड़प्पा लिपि में जो अक्षरों की संख्या थी वो कितनी थी, 400 थी। जी हाँ, तो यह पॉइंट आपको याद रखने को आपको पूछ सकता है कि हड़प्पा लिपि में अक्षरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आपको 400 पे टिक लगाने हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मगध के उत्कर्ष के कारणों की विवेचना करें। जी हाँ, यानी जो मगध महाजनपद था उसका उत्कर्ष कैसे हुआ, उसके क्या क्या कारण थे, यहाँ पे आपको व्याख्या करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर के माध्यम से देख लेते हैं। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। जी हाँ, तो उस समय जो था कितना महाजनपद था, 16 महाजनपद था। जी हाँ, तो 16 महाजनपदों में जो मगध सबसे क्या था, शक्तिशाली महाजनपद था। तो ये आपको याद रखने हैं। इसके उत्कर्ष के अनेक कारण थे। जी हाँ, जैसे मगध की भौगोलिक स्थिति,
जो पहाड़ों नदियों से घिरा हुआ था। जी हाँ, तो इसके जो मतलब उत्कर्ष के जो कारण थे, ये बहुत सारे कारण थे। जैसे हम लोग देख लेते हैं उसकी भौगोलिक स्थिति उसको बोलते हैं। जी हाँ, यानी जो पहाड़ थे, नदियाँ थे, ये चारों ओर से पहाड़ों और नदियों से क्या था, घिरा हुआ था। मगध की आर्थिक संपन्नता भी थी। जी हाँ, यानी मगध जो था वो आर्थिक स्थिति उसकी काफ़ी अच्छी थी। जी हाँ, यानी लोगों को किसी प्रकार की कोई भी यानी संसाधन का कमी नहीं था। इसके लिए खनिजों की पर्याप्तता एवं उर्वर कृषि भूमि का उपलब्ध होना था। जी हाँ, और उसमें आर्थिक संपन्नता में क्या आता है कि जो वहाँ पे जो खनिज का विशाल भंडार था, जिससे लोगों को उसकी कमी नहीं होती थी। और जो उर्वर कृषि, जी हाँ, यानी कृषि के लिए जो भूमि था काफ़ी उर्वर था, उपजाऊ था। जी हाँ, जिससे उसको फसल उगाने में कोई भी परेशानी नहीं होती थी। मगध का सैन्य संगठन भी परंपरा एवं मजबूत योगदान भी महत्वपूर्ण कारण थे। जी हाँ, तो मगध का सैन्य संगठन भी और जो परंपरा, वहाँ की जो परंपरा थी, रीति रिवाज थी, वो भी क्या था, यानी महत्वपूर्ण योगदान देता है किसके, यानी मगध के उत्कर्ष में। इसके अतिरिक्त नदियों के होने से आवागमन एवं यातायात की सुविधा भी वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा दिया। जी हाँ, इसके अतिरिक्त नदियों के होने से आवागमन एवं यातायात की सुविधा भी वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा दिया। जी हाँ, इसके अतिरिक्त नदियों के चारों ओर घिरे होने से उसको यानी आवागमन में, जी हाँ, यानी आने जाने में, और जो यातायात की सुविधा है, जी हाँ, यानी किसी प्रकार का भी क्या करना पड़ता था, उनको व्यापार करना पड़ता था। मान लो कि कोई दूसरे देश से या विदेश से, तो उसको क्या मिलता था, बहुत ही बढ़ावा मिला। जी हाँ, तो ये सारे क्या थे, रीजन थे किसको, यानी मगध के उत्कर्ष होने के। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया कि मगध किस प्रकार उत्कर्ष हुआ, कौन कौन से इसके रीजन थे। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे आ चुका। क्या बोला जा रहा है, महाभारत पर 50 शब्दों में परिचय दिया। जी हाँ, नहीं, महाभारत जो है उसको 50 शब्दों में आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताना है क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, महाभारत को प्राचीन भारत का सबसे विशाल महाकाव्य माना गया है। जी हाँ, आप सबको बताइए जो महाभारत है वो क्या है, सबसे विशाल महाकाव्य है और सबसे प्राचीन भी है। जी हाँ, तो ये भी आपको याद रखने की सबसे पुराना महाकाव्य महाभारत है। यह 150 अधिकरण एवं 180 प्रकरण में विभक्त है। जी हाँ, और वो किस में बटा हुआ है, 150 अधिकरण और 180 प्रकरण में बटा हुआ है। जी हाँ, तो ये आपको याद रखने, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो महाभारत है वो किसने अधिकरण एवं किसने प्रकरण में बटा हुआ है, यानी विभक्त है। इसमें कुल 15 अध्याय है। जी हाँ, तो महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं, कितने लेसन है, 15 लेसन है। इसके रचना एवं संकलन काल को 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक माना जाता है। जी हाँ, इसका जो संकलन काल है, यानी जो ये इसकी जो रचना हुई है वो कौन से काल के बीच में हुई है, यानी 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक माना जाता है। जी हाँ, यानी कोई कंफर्म नहीं है, इसको माना जाता है, सपोज कर लिया गया है। इसमें पांडवों कौरव वंश के बीच युद्धों का विस्तृत एवं विशद विवरण दिया गया है। जी हाँ, और जो महाभारत है, आप सबको पता है कि जो महाभारत है उसमें क्या चीज़ का विवरण दिया गया है, यानी जो पांडव थे और जो कौरव थे, जी हाँ, उनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। यह भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत भी माना जाता है। जी हाँ, यानी भारतीय इतिहास को जानने का ये क्या है, साहित्यिक स्रोत भी है। जी हाँ, अब इसी तरह देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, तो और आप लोग इसी तरह क्लास तक अभी बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे इस क्लास में जो 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, अकबर के 9 रत्नों के नाम बताए। जी हाँ, तो अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, उनके कौन कौन क्या क्या नाम है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो यहाँ पे उसके नाम जो है निम्नलिखित है। सबसे पहले कौन था, अब्दुल रहीम खाने खाना। जी हाँ, ये पहला 9 रत्नों में सबसे पहला कौन था, अब्दुल रहीम खाने खाना। उसका दूसरा हमारा हकीम हुमाम, तीसरा हमारा था मुल्ला दो प्याजा। उसके बाद चौथे नंबर पे था अबुल फजल। उसके बाद 5वें नंबर पर था फैजी। उसके बाद 6 नंबर पर क्या था, तानसेन। उसके बाद 7वें नंबर पर राजा मानसिंह और 8वें नंबर पर था हमारा राजा टोडरमल और 9वें नंबर पर कौन था हमारा बीरबल। जी हाँ, तो यहाँ पे आप सबको पता ही है कि जो अबुल फजल था उसी ने किसकी रचना की थी, अकबरनामा की रचना की थी। जी हाँ, पे 8वें नंबर पर है राजा टोडरमल, ये अकबर का क्या था, ये वित्त मंत्री था। जी हाँ, तो आपको याद रखने हैं। और जो तानसेन था, जी हाँ, तानसेन क्या था, ये अकबर का क्या था, संगीतकार था। जी हाँ, यानी कवि था अकबर के दरबार में। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया था, आपको यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, इसकी स्थापना कब हुई। जी हाँ, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और कब की थी। जी हाँ, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका, उसके संस्थापक कौन थे, हरिहर एवं बुक्का। जी हाँ, ये दोनों भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और वो कब की थी, 1336 ईस्वी में की थी। जी हाँ, और जो विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना जो की थी वो कहाँ पे की थी, वो दक्षिण भारत में की थी। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको तीनों पॉइंट को याद रखने हैं कि इसके संस्थापक कौन थे, यानी हरिहर एवं बुक्का, और उनकी स्थापना 1336 ईस्वी में की थी और दक्षिण भारत में की थी। जी हाँ, तो ये आपको पॉइंट याद रखने, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं।
तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखा है। जी हाँ, जो मीराबाई है उस पर आपको यहाँ पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के एक गाँव कुसली में हुआ था। जी हाँ, तो ये आपको याद रखना है कि उनका जन्म कब हुआ था, 1498 ईस्वी में, और ये कहाँ पे हुआ था, यानी मेड़ता के एक गाँव कुसली में हुआ था। ये भी आपको पॉइंट याद रखने हैं। वह मेड़ता के राजा रत्न सिंह राठौर की पुत्री थी। जी हाँ, और ये किसकी बेटी थी, यानी मेड़ता के राजा कौन, रत्न सिंह राठौर उनकी पुत्री थी। उनके पति भोजराज की असमय मृत्यु हो गई और मीराबाई विधवा हो गई। जी हाँ, उनकी जो शादी हुई थी वो भोजराज से हुई थी। जी हाँ, जिसकी क्या हो गई, यानी आकस्मिक, यानी क्या हो गई, टाइम से पहले ही उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जी हाँ, जिसके कारण मीराबाई क्या हो गई, विधवा हो गई। बाद में मीराबाई कृष्ण से प्रतीकात्मक प्रेम करते हुए कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। जी हाँ, जब विधवा हो गई तो वो क्या हो गई, यानी कृष्ण से क्या कर ली, प्रतीकात्मक प्रेम कर लिया और उन्हीं की भक्ति में और क्या रहने लगी, लीन रहने लगी। जी हाँ, तो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो मीराबाई है वो किसके भक्त थी। जी हाँ, तो ये आपको याद रखने है कि वो कृष्ण की भक्ति, यानी कृष्ण की भक्ति में वो लीन रहती थी। ये आपको पॉइंट याद रखने, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। दुबास लोग कौन थे। जी हाँ, तो दुबास लोग किसको कहा जाता था, ये कौन थे, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में क्या बोला गया है कि दुबास लोग ब्लैक टाउन में रहते थे। जी हाँ, जो दुबास लोग रहते थे वो कहाँ पे रहते थे, ब्लैक टाउन में रहते थे, और स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा बोलना जानते थे। जी हाँ, और उनका जो स्थानीय भाषा यानी जो भी था उसको बोलना जानते थे, और साथ साथ में अंग्रेजी भाषा भी वो बोलना जानते थे। वे एजेंट और व्यापारी के रूप में कार्य करते थे। जी हाँ, यानी किसके रूप में कार्य करते थे, चाहे तो वो व्यापारी के रूप में या एजेंट के रूप में कार्य करते थे। और भारतीय समाज और गांव व्यक्ति के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। जी हाँ, और जो भारतीय समाज है और जो गांव है उसके बीच में क्या करते थे, मध्यस्थ यानी बीच की भूमिका निभाते थे। जी हाँ, जो भी कुछ होता था उनका कनेक्शन यही कराते थे। वे संपत्ति एकत्र करने के लिए सरकार में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, और क्या करते थे, जो संपत्ति होता है उसको इकट्ठा करने में वो क्या करते थे, अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते थे सरकार में। जी हाँ, कि सरकार में मेरी पहुंच है, उससे यानी उनका नाम लेकर के वो क्या करते थे, अपने पास संपत्ति इकट्ठा करते थे, जमा करते थे। जी हाँ, तो इन्हीं लोगों को क्या कहा जाता था, दुबास कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो चुका है। आप देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, तो क्वेश्चन 9 भी स्क्रीन पे आ चुका। क्या बोला जा रहा है, लखनऊ समझौता का क्या महत्व है। जी हाँ, तो जितने भी समझौते हुए हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको भी आपको ध्यान से देख लेना है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस था लखनऊ समझौता का। लखनऊ समझौता का निम्नलिखित महत्व है। जी हाँ, निम्नलिखित यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, यह समझौता दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की आपसी तालमेल को दर्शाता है। जी हाँ, जो हमारा लखनऊ समझौता है वो किसको दर्शाता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो क्या हुई थी, आपसी तालमेल हुई, उसी को दर्शाता है। और ये कब हुई थी, दिसंबर 1916 में। जी हाँ, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। उसका दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, लखनऊ समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार किया। जी हाँ, और इस समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने क्या स्वीकार किया, यानी पृथक चुनाव क्षेत्र। जी हाँ, यानी सभी पार्टियों का क्या होना चाहिए, यानी अलग अलग क्या होना चाहिए, चुनाव क्षेत्र होना चाहिए, इसको स्वीकार किया। समझौता ने कांग्रेस के मध्य मार्गियों, उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। जी हाँ, और जो इस समझौता इस समझौते ने क्या किया, जो कांग्रेस के जो मध्य क्या थे, यानी मध्य मार्गियों थे और जो उग्रपंथियां थी। जी हाँ, और मुस्लिम के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। जी हाँ, तो इसका यानी यही महत्व था किसका, लखनऊ समझौते का। जी हाँ, तो आप लोग कह सकते हैं कि लखनऊ समझौता जो है वो किसके किसके बीच में हुआ था, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के यानी इसके बीच में हुआ था। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, तो आखिरी क्वेश्चन हमारे इस शॉर्ट आंसर टाइप का, देख लेते हैं क्या बोला गया है। क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जी हाँ, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे आपको सवाल पूछा है या नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं, उत्तर में देख लेते हैं क्या बोला गया। हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जी हाँ, बिल्कुल भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आगे। भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। जी हाँ, और ये जो बात है यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य की, ये भारतीय संविधान में बता दिया गया है कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। जी हाँ, और जो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द है, जी हाँ, ये भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, यानी जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसी में जोड़ा गया। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में 42वें संशोधन में क्या हुआ था। जी हाँ, तो क्या हुआ था, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, और ये कब हुआ था, 1976 ईस्वी में हुआ था।
राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। जी हाँ, और इसमें बताया गया है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, यानी सब धर्म इसके क्या है, इसके सामने बराबर है। और ना ही राज्य के नागरिकों को कोई धर्म अपनाने की प्रेरणा देता है, और ना ही संविधान हमको ये बताता है कि आप इस धर्म को अपनाएं। वह सभी धर्मों का आदर करता है तथा नागरिकों को भी अपनी इच्छा अनुसार धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। जी हाँ, वह सभी धर्म का क्या करता है, बराबर आदर करता है, और नागरिकों को अपने इच्छा अनुसार, जी हाँ, यानी जो इच्छा करे आप उस धर्म को अपना सकते हैं, उसको क्या करता है, यानी उसको स्वतंत्रता दी गई है कि आपको जो मन करे आप उस धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं। जी हाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। जी हाँ, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा राज्य जहाँ पे सभी धर्म को मानने की अनुमति है। जी हाँ, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, कोई भी आप पे प्रेशर नहीं डाल सकता है। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। जी हाँ, और जो मौलिक अधिकार है उसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका अधिकार दिया गया है। जी हाँ, ये सारे भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछते हैं, तो ये सारे पॉइंट आपको याद होना चाहिए। जी हाँ, तो भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 के माध्यम से देख लिया। जी हाँ, तो आज के क्लास में मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप यानी जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कराया। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको कवर कराऊंगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना है। और आप लोग इसी तरह सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।